जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे और आज का ये तीसरा क्लास है दोस्तों, जिसमें अध्याय 3 छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का चैप्टर 3 है दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़ के नामकरण से संबंधित ये क्लास रहेगा। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहले बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी जितने भी हमारे जो युवा साथी लोग हैं जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और साथ में CGPSC प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों ये बेस्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ों को दोस्तों बारीकी के साथ है वो बताया जाएगा और इसको आप लोग नोट्स बनाते हुए भी चल सकते हैं। और ऐसा है तो दोस्तों जो आपको किसी भी प्रकार का कोई एनी कॉस्ट है वो नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो इस क्लास को देखिएगा लास्ट तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा, उसको किस समय में कौन से नाम से जाना जाता था और किन किन जो साहित्यकार हुए जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया है ना, उसके बाद से कैसे जो प्राचीन से अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ का नाम है वो किस प्रकार से इसका नामकरण हुआ, एक एक टॉपिक को दोस्तों एक एक कड़ी को हम जोड़ते हुए चलेंगे और इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ का नामकरण है वो कैसे पड़ा और छत्तीसगढ़ कब और क्यों पड़ा इसका नाम, और इसका जो उस समय से प्राचीन काल से लेकर अभी तक किस प्रकार से इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, है ना। इन सभी चीज़ों को बारीकी से देखेंगे और इसमें ऐतिहासिक रूप से और जो साहित्यिक रूप से इससे जो जानकारी प्राप्त हुए हैं, है ना, उससे हम स्पष्ट करने की कोशिश है वो इस वीडियो में करेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करिएगा, फटाफट से सभी लोग इसको देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का नामकरण है वो कैसे हुआ छत्तीसगढ़ का। तो सबसे पहले नाम आता है दोस्तों, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था दोस्तों, है ना। तो ये दक्षिण कोसल से छत्तीसगढ़ कैसे बना, है ना, इसका नामकरण है वो किस प्रकार से हुआ, तो उसके हिसाब से देखते हैं। तो एक एक कालखंड के आधार पर हम देखते जाएंगे। तो देखिए पहले इसको छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था दोस्तों। कब जाना जाता था? रामायण काल में, है ना। रामायण काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाता। तो देखिए यहाँ पर उल्लेखित भी किया गया है दक्षिण कोसल का नाम है वो कैसे पड़ा। तो यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? रामायण से, है ना, रामायण से प्राप्त हुए। देखिए इसका उल्लेख है वो रामायण काल के अनुसार दक्षिण कोसल है इसका नाम पड़ा था। उस समय यहाँ के जो शासक थे कौन थे दोस्तों? राजा भानुमंत, है ना, जो दक्षिण कोसल के राजा थे। इनके द्वारा जो उनकी पुत्री थी कौशल्या, है ना, उनका विवाह है वो किससे हुआ था? राजा दशरथ से, है ना। उसी के आधार पर है यहाँ पर मिले। तो यहाँ पर जो रामायण का श्लोक मिला है जिसमें है आपका तथा कौशल राजन भानुमंत सुसंस्कृतम, इससे ज्ञात होता है कि दोस्तों उस समय यहाँ पर दक्षिण कौशल के नाम से, कौशल राज्य के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। कौन से समय? रामायण काल के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर जो ग्रंथ के अनुसार रामायण ग्रंथ है उसके अनुसार पर देखिए कौशल खंड नामक ग्रंथ के अनुसार विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपट्टनम नामक क्षेत्र में कौशल नाम का राजा शासन करता था। कालांतर में इस वंश का राजा भानुमंत हुआ, जिसकी पुत्री भानुमति का विवाह राजा दशरथ से हुआ। विवाह के पश्चात भानुमति का नाम कौशल क्षेत्र से होने के कारण कौशल्या पड़ा। कालांतर में भानुमत का कोई पुत्र न होने के कारण यह राज्य राजा दशरथ को मिला, तब इस क्षेत्र का नाम दक्षिण कौशल है वो पड़ा था दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो छत्तीसगढ़ को किसके नाम से जाना जाता था? कौशल के नाम से जाना था। तो यहाँ के जो कौशल राज्य है उसके शासक कौन थे दोस्तों? तो उस समय थे भानुमत, है ना। अब भानुमत थे क्या है कि कौशल प्रदेश का क्या थे? शासक थे। साथ में उनकी जो एक पुत्री थी, उनका कोई भी क्या थे? पुत्र है वो नहीं थे। तो उनकी जो पुत्री थी भानुमति, कौन थी दोस्तों? भानुमति। इन्हीं का जो विवाह है वो राजा दशरथ है ना, राजा दशरथ के साथ है वो इनका विवाह है वो हुआ था, जो अयोध्या के क्या थे? राजा थे, है ना, उनके साथ विवाह हुआ तब दोस्तों। तो ये जो भानुमति है वो कौशल प्रदेश से गई थी, इसी आधार पर उसका जो नाम है ना, उसी के आधार पर और उसी के कारण से जो राजा दशरथ है ना, इस क्षेत्र का नाम है वो दक्षिण कौशल के नाम से है वो जाना गया। और जो भानुमति है उसका नाम दोस्तों कौशल प्रदेश में होने की वजह से कौशल्या है वो नाम है वो पड़ा था दोस्तों, कौशल क्षेत्र से होने के कारण से, है ना। उसके बाद यहाँ पर जैसे इनकी कोई पुत्र नहीं थे भानुमंत का, है ना, तब इसका जो जितने भी राज्य है दोस्तों उनकी मृत्यु के पश्चात वो किसके हाथों में चले गए? राजा दशरथ के हाथों में चला गया। साथ में
उसके बाद चला गया तो वहां से उनको देख रेख है वो संचालित है वो वही करते थे। साथ में इसके बाद देखिए अब साहित्यिक लेख के आधार पर देखिए पाणिनि पाणिनि के अष्टाध्यायी में दक्षिण कोसल शब्द का साहित्यिक रूप से प्रथम बार प्रयोग हुआ है दोस्तों। यहाँ पर इसका जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है दक्षिण कोसल का, तो उसमें जो पाणिनि है ना, उनके द्वारा लिखी गई उनकी जो रचना है अष्ट अध्यायी, उसमें दक्षिण कोसल शब्द का दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में प्रथम बार है वो प्रयोग है वो किया गया था दक्षिण कोसल के रूप में। तो ये हो गया दोस्तों रामायण काल का। अब देखिए कौशल और उत्तर कौशल, है ना, कौशल और उत्तर कौशल। तो यहाँ पर देखिए कौशल और उत्तर कौशल का उल्लेख कहाँ से हुआ है, तो कालिदास जी है, महाकवि कालिदास जी, उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है रघुवंशम, है ना, उनकी रचना है, उनमें दोस्तों यहाँ से उससे जानकारी मिला है कि इस रचना में कौशल एवं उत्तर कौशल नामों का उल्लेख है दोस्तों रघुवंशम है उसमें किया गया है। इस रचना में दोस्तों कौशल्य को कौशल देश की राजकुमारी है वो बताया गया है। किसमें दोस्तों, कालिदास द्वारा जो रचित रचना है ना, उनकी कृति थी रघुवंशम, उसमें दोस्तों यहाँ पर जो माता कौशल्या है उसको कौशल देश की राजकुमारी के नाम में है उल्लेखित है वो किया गया है। ये तो हो गया रामायण काल का। अब देखिए यहाँ पर देखिए महाकौशल, अगला है महाकौशल कि कैसे छत्तीसगढ़ का नाम महाकौशल पड़ा। तो महाकौशल दोस्तों इसके तो महाकौशल का नाम कैसे पड़ा, तो देखिए प्रोफेसर कृष्णदत्त बाजपेयी के अनुसार दोस्तों, कौन थे, प्रोफेसर कृष्णदत्त बाजपेयी के अनुसार दोस्तों यहाँ पर महाकौशल है वो क्या है, तो प्रारंभ में तो इसका स्थापित कैसे हुआ, प्रारंभ में दक्षिण कौशल विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता था, बाद में एक बड़े राज्य के रूप में महाकौशल के नाम से दोस्तों स्थापित हुआ है करके बोला गया। तो कौन बोला, प्रोफेसर कृष्णदत्त बाजपेयी के अनुसार ये महाकौशल है वो ऐसे इसका नामकरण है हुआ करके बोला। अब यहाँ पर देखिए आगे फिर आने पर जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद महाकौशल से ये छत्तीसगढ़ से कैसे छत्तीसगढ़ बना उसमें देखिए। तो यहाँ के प्रमुख प्रोफेसर है एक प्रोफेसर हीरालाल जी, उनके अनुसार दोस्तों जो छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति है वो कैसे हुई, तो महाजनपद काल में दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 16 महाजनपद है ना, 16 महाजनपद है, उसमें जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो कौन से महाजनपद के अंदर, चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। उसी के आधार पर महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ है चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था और कालांतर में यही छत्तीसगढ़ से अपभ्रंश होकर इसका नाम है वो छत्तीसगढ़ बना करके बताया, किसके अनुसार, प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार। चलिए अब यहाँ पर और आगे देखते हैं इसका और क्या नाम है वो बना। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ है वो बना है करके बोलते हैं, कौन, वेगलर है जी है, उनके अनुसार दोस्तों जो वेगलर है उनके अनुसार है जो छत्तीसगढ़ थे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ थे उसके आधार पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ नाम है वो बनकर हुआ है करके। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई देखिए यहाँ पर, तो जरासंध के काल में इस क्षेत्र में 36 परिवार पलायन कर बस गए जहाँ छत्तीसगढ़ थे, इसी के अपभ्रंश से इस क्षेत्र का नाम है वो छत्तीसगढ़ पड़ा है ऐसे करके बोला। कौन बोला है कि वेगलर है जो है उनके अनुसार है वो बताया गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ है उससे जो 36 किला, गढ़ मतलब होता है किला, तो किला से ही दोस्तों छत्तीसगढ़ है वो इसका नाम है वो अस्तित्व में आया है करके बोला गया। तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ 36 किला से कैसे छत्तीसगढ़ नाम है बना। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोफेसर चिस्म है उनके अनुसार दोस्तों यहाँ पर 36 किला थे, है ना, जो 18 किला है, ये जो महा शिवनाथ नदी है उसके बीच में यहाँ पर आर पार होने के बाद 18 किला उधर 18 किला इधर, उसी के आधार पर यहाँ पर इसको बनाया गया करके बोला गया। तो देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जिस्म के अनुसार क्या है, कलचुरी शासक कल्याण साय ने जमाबंदी प्रथा के तहत छत्तीसगढ़ किला बनवाए थे। यह छत्तीसगढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर एवं दक्षिण में 18 गढ़ों में विभाजित था। इन्हीं छत्तीसगढ़ों के आधार पर इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ है वो हुआ करके बोला गया दोस्तों, किसके अनुसार, जो प्रोफेसर चिस्म है उसके अनुसार, है ना। ये छत्तीसगढ़ है वो 36 जो किला थे उसके आधार पर है वो इसका नाम है वो पड़ा है करके बोला गया। तो आगे देखिए कोसल प्रदेश का उल्लेख है और कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इसकी जो साक्ष्य है जानकारी है कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए एक है आपका प्रयाग प्रशस्ति, उसके अनुसार दोस्तों कोसल प्रदेश का उल्लेख है वो जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए। तो यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति है दोस्तों, जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें दोस्तों यहाँ पर कोसल क्षेत्र और महाकांतर का उल्लेख है वो प्राप्त हुआ है। साथ में देखिए बालाघाट ताम्रपत्र के अनुसार दोस्तों जो ताम्रपत्र था बालाघाट से प्राप्त हुए थे उसमें वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय उनके द्वारा जो ताम्रपत्र मिला है लिखा गया था उसमें उनका उल्लेख किया गया कि मैकल
कोसल और मालवा के शासक इनकी आज्ञाओं का पालन है वो करते हैं करके यहाँ से इस जानकारी है वो मिला है। और जो साक्ष्य है वो मिला है कहाँ से, तो वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के जो ताम्र पत्र थे है ना, बालाघाट से प्राप्त हुए, उसके आधार पर ये ऐसा है यहाँ पर उल्लेख हुआ है छत्तीसगढ़, है ना। चलिए अगला है यहाँ पर देखिए अड़भार ताम्रपत्र लेख से दोस्तों, जो अड़भार ताम्रपत्र लेख है वहां पर से जो पांडुवंश शासक थे नन्नराज, इनके द्वारा इस ताम्रपत्र में तीवर देव को कोसल व उत्कल का अधिपति कहा गया है दोस्तों। देखिए कोसल और जो उत्तर कोसल है उनका उल्लेख है, ये जो ताम्रपत्र ऐतिहासिक साक्ष्य है उनके प्रमाण है वो यहाँ पर लाए गए। इसको पूछते भी है एग्जाम में, बहुत बार है वो पूछा गया है। अड़भार ताम्रपत्र लेख में क्या चीज है और यहाँ से किस चीज की उत्पत्ति हुआ है और किसके शासनकाल में था ये करके। तो पांडुवंशी शासक थे नन्नराज, उनके जो ताम्रपत्र है वो अड़भार ताम्रपत्र लेख है, ये इसी से संबंधित है। और इसी में उल्लेखित किया गया है कि ताम्रपत्र में तीवरदेव को कौशल और उत्कल का अधिपति है वो कहा गया है दोस्तों। अगला है ऐहोल अभिलेख दोस्तों। ऐहोल अभिलेख से दोस्तों, जो ऐहोल अभिलेख है वो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के का है। उसमें उल्लेख किया गया है कि इनके ऐहोल अभिलेख में कौशल व कलिंग क्षेत्र का उल्लेख है दोस्तों मिलता है उस अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में। चलिए आगे है वो बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर देखिए दशावतार मंदिर लेख, तो यहाँ से 10 अवतार मंदिर लेख है दोस्तों, उसमें भी इस जो अभिलेख प्राप्त हो उसमें राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग है दोस्तों, उनके जो लेख है उसमें एलोरा स्थित लेख में कौशल व और कलिंग क्षेत्र उल्लेख भी यहाँ से है वो मिला है दोस्तों। आगे देखिए और अन्य और उप अभिलेख है वो मिले थे, उसमें चोल नरेश राजेंद्र प्रथम है, इनके द्वारा जो ताम्रपत्र बोलता हूँ अभिलेख प्राप्त होता है, उसमें दोस्तों यहाँ पर उल्लेखित किया गया कि इन्होंने अपने अभिलेख में कौशल नाडु और ओड्र विजय अभियान का उल्लेख है दोस्तों यहाँ पर किया गया है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कौशल प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार। तो कौशल प्रदेश की स्थिति कैसे थी और कहाँ तक इसका विस्तार था, ये चीज भी देखिए। तो देखिए चीनी यात्री हेन स्वांग के अनुसार दोस्तों जो कौशल प्रदेश है छत्तीसगढ़ का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक था। तो यहाँ पर देखिए इसका जो विवरण है उसमें देखिए यात्रा विवरण में किया सलो कौशल की स्थिति कलिंग के उत्तर पश्चिम दिशा में है दोस्तों, यहाँ पर बताया गया। किसके अनुसार दोस्तों, जो चीनी यात्री थे हेन स्वांग जो आए थे है ना यहाँ पर, उसके अनुसार, जिसके मध्य में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और संबलपुर जिले शामिल थे दोस्तों। कब, जब वो चीनी यात्री हेन स्वांग छत्तीसगढ़ आए थे है ना, उस समय की बात है जब कौशल प्रदेश के विस्तार है वो कहाँ से कहाँ थे, उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर दोस्तों इसका विस्तार है वो बताया गया चीनी यात्री हेन स्वांग के अनुसार। और यहाँ पर जो इनमें जो जिले थे दोस्तों वो रायपुर जिला था, बिलासपुर जिला था, दुर्ग, रायगढ़ और संबलपुर जिले ये सभी शामिल थे करके बताया गया है। उसके बाद देखिए अगला व्यक्ति है कनिंघम के अनुसार। तो कनिंघम के अनुसार दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है जो कौशल प्रदेश है उसका विस्तार है वो कहाँ तक था, उत्तरी सीमा है वो उज्जैन तक था। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका छत्तीस है तो ये उत्तर वाला भाग में, तो यहाँ पर उज्जैन है ना, उज्जैन तक है यहाँ पर इसका विस्तार बताया गया। साथ में दक्षिणी सीमा दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश है वहां तक इसका फैला हुआ था। पूर्व सीमा की ओर उड़ीसा है वहां तक फैला हुआ था, इधर पूर्व में उड़ीसा की और इधर है दोस्तों आपका पश्चिमी सीमा में महाराष्ट्र की ओर है वो इसका जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है करके बताया गया कनिंघम थे उनके अनुसार। चलिए अगला व्यक्ति है प्रोफेसर हीरालाल। इनके अनुसार दोस्तों जो कौशल प्रदेश है उसका विस्तार कहाँ से था, तो देखिए प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार है पश्चिमी सीमा में बरार जिला स्थित है दोस्तों, जो नागपुर है वहां तक इसका फैलाव है बताया गया, विस्तार बताया गया। और पूर्वी सीमा में दोस्तों संबलपुर जिला स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में आता है दोस्तों, तो वहां तक इसका विस्तार है बताया गया। साथ में जो इसकी जो राजधानी थी वो प्राचीन राजधानी दोस्तों भांदक थी करके बताया गया है, किसके अंदर, हीरालाल के अनुसार, प्रोफेसर हीरालाल है उनके अनुसार पर बताया गया है दोस्तों। और अगला है लोचन प्रसाद पांडे जी के अनुसार है जो कौशल प्रदेश है उसका विस्तार है वो उत्तर में गंगा तक है फैला था, दक्षिण में गोदावरी नदी तक और पूर्व में समुद्रवर्ती पाली बालासोर उड़ीसा तक फैला करके बताया और पश्चिम में उज्जैन तक है फैला था इसका करके बताया गया है दोस्तों। चलिए अगला है हेमलाल यदु के अनुसार। हेमलाल यदु के अनुसार दोस्तों यहाँ पर जो कौशल प्रदेश है उसका विस्तार है वो उत्तरी सीमा अमरकंटक तक इसका फैलाव बताया गया और पश्चिमी सीमा में
सूक्त मत श्रेणी के समीप तक इसका विस्तार है वो बताया गया है। तो ये हो गया दोस्तों विस्तार और क्षेत्र। जो पुराने साक्ष्य है वो विभिन्न व्यक्तित्व है उनके द्वारा जो व्याख्या किया गया है वो है। अब छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार प्रयोग है वो कब किया गया था, है ना। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग है वो कब किया गया था, तो यहाँ पर दलराम राव है दोस्तों, दलपत राव, जो क्या है साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्तित्व है दोस्तों। इन्हीं के द्वारा कब है दोस्तों 1487 में, कब दोस्तों 1487 में दोस्तों प्रथम बार है वो जो साहित्य रचना है उसमें क्या है इनके द्वारा है छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग है वो किया गया था। देखिए दलराम राव है जिसको दलपत राव जानते हैं, इसका जो प्रयोग है वो साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया दोस्तों। इनकी जो रचना थी लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढ़िया रहे। इस वाक्य से दोस्तों यहाँ पर प्रथम बार है छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख है वो किया गया था दलपत राव के अनुसार। तो ये दलपत राव कौन थे दोस्तों, तो दलपत राव जो है दोस्तों एक कवि थे, कहाँ से, खैरागढ़ रियासत के जो राजा थे, कौन थे, लक्ष्मी निधि कर्ण राय, उनके क्या थे दरबारी कवि थे ये, है ना, कौन, दलपत राव जी। और उन्हीं के जो कृति है ना, उनकी जो साहित्य रचना थी उसी में छत्तीसगढ़ शब्द का है वो प्रथम बार है वो प्रयोग किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों, राजकवि दलपत राव ने सन 1487 ईस्वी में एक प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग है वो किया था दोस्तों। साथ में इसका जो अन्य स्रोत के आधार पर इनकी जो छत्तीसगढ़ का जो शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया है वो 1494 ईस्वी में है बताया गया, लेकिन हकीकत में 1487 में है इनका क्या है दलपत राव के द्वारा उनकी जो साहित्य रचना थी उसमें है छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग है वो किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अलग अलग जो कवि हुए हैं, है ना, छत्तीसगढ़ के जो कवि हैं कवि गोपाल मिश्र जी, उनके द्वारा उनकी जो रचना थी खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख है दोस्तों 1689 ईस्वी में किया गया था। साथ में ये कहा के जो कवि गोपाल मिश्र जी है वे कलचुरी शासक राज सिंह के क्या थे दरबारी कवि थे दोस्तों। तो ये सबको दोस्तों क्वेश्चन है उसको कई बार है वो व्यापम के द्वारा सीजीपीएससी के द्वारा पूछे गए। एक एक पॉइंट है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये सब चीज़ को आपको सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा जो एसआई भर्ती हो रहा है सीजीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, उसमें भी एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, है ना, क्योंकि इसमें प्री होगा, मेंस होगा और आपका इंटरव्यू रहेगा, साथ में फिजिकल रहेगा, ये सब चीज़ रहेगा। और आप अगर राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करें तो उसमें भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इस टॉपिक से। अगला है दोस्तों यहाँ पर कवि गोपाल मिश्र के बाद है मिस्टर जेटी ब्लंट जी है, उनके द्वारा यहाँ पर यात्रा वृत्तांत में ब्लंट ने 1795 ईस्वी में अपना यात्रा वृत्तांत का वर्णन करते हुए दोस्तों जो बिलासपुर गजेटियर में है वो इसका उल्लेख है वो किया है। तो उल्लेख किया है दोस्तों इसमें क्या किया है, जो इस प्रकार शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश अधिकारी द्वारा है वो किया गया था दोस्तों। पहला व्यक्तित्व थे दोस्तों मिस्टर जेटी ब्लंट, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर, और ये ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्हीं के आधार पर ये छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार प्रयोग है दोस्तों यहाँ पर किया गया था। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के और कवि है एक व्यक्तित्व बाबू रेवाराम, ये क्या है, सॉरी कवि बोलते हैं, इतिहासकार है ना, इतिहासकार है। तो इतिहासकार है तो छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार है बाबू रेवाराम जी, इनके द्वारा भी क्या गया उल्लेख किए गए, इनकी जो रचना थी विक्रम विलास जो 1896 में लिखे गए थे उसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग है दोस्तों किया गया था, है ना। बाबू रेवाराम है ये इतिहासकार है, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहासकार के नाम से है वो जाने जाते हैं, इसको भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए अब आगे हम छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन नाम कौन कौन से थे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ को और किस किस नाम से जाना जाता था। देखिए वैदिक काल में दोस्तों जो मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ दोनों को दोस्तों अलग अलग नाम से है वो जाना जाता था। तो देखिए वैदिक काल में इसको दक्षिण छत्तीसगढ़ को दक्षिण दिक् के नाम से है जाना जाता था। उसके बाद रामायण काल में दोस्तों जो मध्य छत्तीसगढ़ था उसको दक्षिण कोसल के नाम से जानते थे, और दक्षिण छत्तीसगढ़ है उसको दंडकारण्य के नाम से है जाना जाता है। तीसरा है महाभारत काल, महाभारत काल में दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ था उसको कोसल के नाम से और प्राग कोसल के नाम से जानते थे, और दक्षिण छत्तीसगढ़ को कांतार के नाम से है जाना जाता था। महाजनपद काल में दोस्तों इसको चेदीसगढ़ के नाम से है वो जाना जाता था। रघुवंशम कालिदास जी के जो रचना है उसमें दोस्तों कौशल और उत्तर कौशल के नाम से यहाँ पर उल्लेख है वो हुआ है। साथ में जो टॉलमी थे दोस्तों, है ना, ये इनके द्वारा जो मध्य छत्तीसगढ़ उसको अधिष्ठी के नाम से उल्लेखित है किया गया।
सातवां है गुप्त काल। गुप्त काल में दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ था उसको कोसल और दक्षिण पथ के नाम से है जाना जाता था, और साथ में दक्षिण छत्तीसगढ़ उसको दोस्तों महाकांतार के नाम से है वो जाना गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कनिंघम जी है उनके अनुसार देखिए आठवां है कनिंघम के अनुसार जो मध्य छत्तीसगढ़ उसको महाकोशल के नाम से जानते थे, और दक्षिण कोशल है उसको दक्षिण छत्तीसगढ़ उसको दंडकारण्य के नाम से है जाना जाता है कनिंघम के अनुसार। हेनसांग जो है चीनी आते हैं उनके अनुसार जो मध्य छत्तीसगढ़ है उसको किया सल्लो के रूप में है वो बोला गया है, इसका वर्णन है वो किया गया है। कलचुरी काल में दोस्तों जो मध्य छत्तीसगढ़ है उसको दक्षिण कोसल के नाम से ही जाना जाता था। मुगल काल में इसको रतनपुर राज्य के नाम से जाना जाता था, और ब्रिटिश काल में दोस्तों महाकोशल के नाम से है दोस्तों जाना जाता था। तो देखिए दोस्तों आपने जो जो प्रमुख साक्ष्य है वो उनके आधार पर जो छत्तीसगढ़ का नामकरण है कैसे हुआ, इन सब को एक एक पॉइंट को हमें आपके बीच में लाया था। वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।